नाव दुर्घटना पार्ट 6। अक्षय सारे दिन ग्वालंदों में छटपटाकर शाम की डाक की गाड़ी में सवार हो गया। दूसरे दिन सवेरे कलकत्ते पहुंचते ही वह सबसे पहले रमेश के दर्जीपाड़ा वाले मकान में गया। देखा कि दरवाजे बंद है। पूछने पर पता चला कि यहाँ कोई नहीं आया। कोलू टोला में आकर भी देखा, रमेश के मकान में सन्नाटा था। तब आनंदा बाबू के घर पहुंच उसने योगेंद्र से कहा, भाग गया, मैं उसे पकड़ न सका। योगेंद्र ने कहा, यह क्यों? अक्षय ने अपने ब्राह्मण का सारा हाल सुना दिया। अक्षय को देखकर रमेश का कमला के साथ भागना, रमेश के विरुद्ध योगेंद्र का संदेह निश्चित विश्वास के रूप में बदल गया। योगेंद्र ने कहा, किंतु अक्षय, रमेश की यह सब युक्तियाँ किसी काम न आएंगी। केवल हेमलिनी ही नहीं, पिताजी ने सिर्फ एक ही रट लगाई है। उनका कहना है कि रमेश के मुंह से सारी बातें सुने बिना वह किसी तरह उस पर अविश्वास न करेंगे। यहाँ तक कि यदि रमेश आज भी आकर पिताजी से कह दे कि अभी मैं कुछ न कहूँगा, तब भी वे हेम के साथ उसका विवाह करने में देर न करेंगे। इन लोगों के कारण मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। पिताजी हेमलिनी का कष्ट जरा भी नहीं सह सकते। अगर हेम आज जिद कर बैठे रमेश की दूसरी स्त्री रहे, मैं उससे ही विवाह करूँगी, तो जान पड़ता है कि पिताजी इसी पर राजी हो जाएंगे। जैसे हो और जहाँ तक जल्द हो, रमेश से बातें कबूल कराना ही पड़ेगा। तुम्हारे हताश होने से काम न चलेगा। मैं इस काम में लग सकता था, किंतु मेरी बुद्धि में कोई युक्ति ही नहीं आ रही। शायद मैं रमेश से मारपीट भी कर बैठता। शायद तुमने अभी तक मुंह नहीं धोया और न चाय ही पी है। अक्षय मुंह धोकर चाय पीते पीते सोचने लगा। तभी आनंदा बाबू हेमलिनी का हाथ पकड़े चाय पीने के लिए कमरे में आए, मगर अक्षय को देखते ही हेमलिनी ने आनंदा बाबू से हाथ छुड़ाया और तेजी से पलटकर कमरे से बाहर चली गई। उसका यह आचरण देख योगेंद्र को बहुत बुरा लगा। यह सरासर अक्षय का अपमान था। अतः तीव्र विरोध करते हुए क्रोधित लहजे में वह बोला, यह हेम की बहुत बड़ी ज्यादती है। पिताजी, तुम हेम की इस अभद्रता का समर्थन न करो। उसे जबरदस्ती यहाँ ले आना चाहिए। हेम, हेम। मगर हेमलिनी तेजी से ऊपर चली गई थी। अक्षय ने कहा, योगेंद्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे काम को खराब कर दोगे। उसके सामने मेरे संबंध में कोई बात ही न करो। समय पर इसका फैसला होगा। जबरदस्ती करने से सारा मामला खराब हो जाएगा। और फिर अक्षय चाय पीकर चला गया। अक्षय में हिम्मत की कमी नहीं थी। चाहे सब लक्षण उसके विपरीत हो, फिर भी वह चिपके रहना जानता था। उसके चेहरे के भाव में किसी प्रकार का कोई विकार दिखाई नहीं देता था। वह चिढ़कर कभी गंभीर नहीं होता था और न ही उस स्थान को छोड़कर जाता था। अनादर और अपमान से वह विचलित नहीं होता था। अक्षय के चले जाने पर आनंदा बाबू हेमलिनी को जबरन पकड़कर चाय की टेबल पर लाए। आज उसके कपोल पीले हो रहे हैं। उसकी आंखों के नीचे स्याह धब्बे दिखाई दे रहे थे। कमरे में आते ही उसने निगाह नीची कर ली। योगेंद्र के चेहरे की ओर नज़र उठाकर भी न देखा। वह जानती थी कि योगेंद्र उस पर और रमेश पर नाराज है, इसलिए योगेंद्र के साथ बातचीत करना उसके लिए कठिन हो गया। यद्यपि प्रेम ने हेमलिनी के विश्वास को अलग कर रखा था, तथापि विचार को बिल्कुल ताक पर उठा धरने से काम नहीं चलता। योगेंद्र के सामने हेमलिनी कल अपने विश्वास की दृढ़ता दिखाकर चली गई थी, किंतु रात के अंधकार में उसकी दृढ़ता भरपूर न रह सकी। वास्तव में शुरू से ही रमेश के व्यवहार का कोई अर्थ समझ में नहीं आता था। हेमलिनी अपने विश्वास के किले में संदेह के किसी भी कारण को घुसने से जितना बलपूर्वक रोक सक रही थी, वे बाहर से भीतर आने के लिए उतना ही जबरदस्त आघात कर रहे थे। जैसे माता बाहरी आघातों से बचाने के लिए अपने बच्चों को छाती से चिपकाए रखती है, वैसे ही हेमलिनी ने
रमेश के विश्वास को सीने से चिपका रखा था ताकि संदेह की ठोकरें उसे खंडित न कर दे। किंतु हाय, जोर सभी समय बराबर नहीं रहता। हेमलिनी के बगल वाले कक्ष में ही रात को आनंदा बाबू सोए थे। वह समझ रहे थे कि हेम बिछौने पर इधर से उधर करवटें बदल रही थी। वे बीच बीच में उसके कक्ष में पहुंचकर पूछते भी थे, बेटी तुम्हें नींद आ रही है? मुझे नींद आ रही है, मैं अभी सोऊंगी। दूसरे दिन सवेरे उठकर हेमलिनी छत पर टहल रही थी। रमेश के मकान का कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला नहीं था। निराश, अवसाद और गम में डूबी हेमलिनी मकान की ओर देखती रही। फिर एकाएक ही उसके मन में न जाने क्या आया कि वह दोनों हाथों से चेहरा ढांपकर रोने लगी। न जाने वह कब तक यूं ही बैठी सिसकती रहती कि तभी आनंदा बाबू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हेम, हेम। हेमलिनी चटपट आंसू पोंछकर बोली, क्या है पिताजी? आनंदा बाबू चिंता की वजह से रात को सो नहीं सके थे, अतः सवेरे के समय उन्हें नींद आ गई थी। वे सुबह का प्रकाश फैलते ही उठ बैठे और हाथ मुंह धोकर हेमलिनी की खबर लेने गए। उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है। हेमलिनी को इस प्रकार गुमसुम और अकेली बैठे देखकर उनके हृदय को ठेस लगी। उन्होंने कहा, चलो बेटी, चाय पीने चले। हेमलिनी की इच्छा नहीं थी कि वह चाय की टेबल पर योगेंद्र के सामने जाकर बैठे, किंतु वह जानती थी कि किसी प्रकार भी नियम के खिलाफ काम होने से उसके पिता को कष्ट पहुंचता है। इसके अतिरिक्त वह नित्य अपने हाथ से अपने पिता के प्याले में चाय उड़ेलती थी। अपनी इस सेवा से उसने अपने को वंचित होने नहीं दिया। नीचे के कमरे में पहुंचने से पहले जब उसने बाहर से ही सुना कि योगेंद्र के साथ कोई बातचीत कर रहा है तो वह चौंक पड़ी। एकाएक उसे ख्याल आया कि कहीं रमेश न आया हो। इतने सवेरे और कौन आएगा? धड़कते दिल से उसने कमरे में जाकर देखा कि अक्षय है। उसे देखते ही वह अपने को किसी तरह भी संभाल न सकी। उसी समय वह पलटकर बाहर निकल आई। जब दूसरी बार आनंदा बाबू उसे कमरे में ले गए तब वह अपने पिता की कुर्सी के पास खड़ी हो उनके प्याले में चाय उड़ेलने लगी। योगेंद्र हेमलिनी के व्यवहार से बहुत चिढ़ा हुआ था। हेम रमेश के लिए जो शोक का अनुभव कर रही थी वह उसे असहनीय हो रहा था। इसके बाद जब उसने देखा कि आनंदा बाबू भी इस शोक में उसका साथ दे रहे हैं तब वह और भी अधीर हो उठा। वह सोचने लगा कि मानो हम सब के सब अत्याचारी हैं। हम लोग जो स्नेह के कारण कर्तव्य पालन की चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग जो यथार्थ रूप से उसका मंगल साधन कर रहे हैं, उसके लिए जरा भी एहसानमंद होना तो दूर की बात, उल्टे मन ही मन में हम लोगों को दोषी समझ रही है। पिताजी को तो किसी बात की समझ नहीं है। अब धीरज देने का समय नहीं, आघात करने का समय है। ऐसा न कर पिताजी, अप्रिय सत्य को उससे दूर रखना चाहते हैं। योगेंद्र ने आनंदा बाबू से कहा, कुछ सुना है पिताजी कि क्या हुआ? आनंदा बाबू ने डरते हुए पूछा, नहीं, क्या हुआ? योगेंद्र ने बताया, रमेश कल अपनी स्त्री को लेकर ग्वालंदो मेल से गांव जा रहा था। अक्षय को उस गाड़ी में चढ़ते देख गांव ना जाकर फिर कलकत्ते लौट आया है। हेमलिनी का हाथ कांप उठा। चाय डालने के समय चाय गिर गई। वह कुर्सी पर बैठ गई। योगेंद्र उसके मुंह की ओर देखकर कहने लगा, भागने की ज़रूरत क्या थी? यह मेरी समझ में नहीं आया। अक्षय के सामने तो पहले ही प्रकट हो गया था। इसके बाद वह कायरता, यह चोर की तरह इधर उधर भागते फिरना क्या उचित है? नहीं मालूम कि हेम क्या समझती है, क्योंकि इस तरह भागना ही उसके अपराध का यथेष्ट प्रमाण है। हेमलिनी ने कांपते कांपते कुर्सी से उठकर कहा, दादा, मैं प्रमाणों की कोई परवाह नहीं करती।
तुम लोग इसका विचार चाहते हो तो करो, मैं विचारक नहीं हूँ। योगेंद्र बोला, तुम्हारे साथ जिसके विवाह का संबंध हो रहा है, क्या उससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है? हेमलिनी बोली, विवाह की बात कौन करता है? तुम लोग तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, यह तुम लोगों की इच्छा पर है, किंतु मेरा मन तोड़ने के लिए नाकाम चेष्टा न करो। ऐसा कहते कहते हेमलिनी की रुलाई फूट पड़ी। आनंदा बाबू ने चटपट उसके आंसू से भीगे चेहरे को छाती से लगाकर कहा, चलो हेम, हम लोग ऊपर चले। स्टीमर छूट गया। पहले और दूसरे दर्जे के कमरे में कोई नहीं था। रमेश ने एक कमरा पसंद कर उसमें अपना बिस्तर लगा दिया। सवेरे के समय नाश्ता आदि करने के बाद कमरे की खिड़की खोल कमला नदी और किनारे की दृश्य देखने लगी। रमेश ने पूछा, जानती हो कमला, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कमला ने कहा, देश जा रहे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हम देश न जाएंगे। मेरे लिए तुम देश जाना छोड़ दोगे? हाँ, तुम्हारे लिए। कमला ने तनिक गंभीर होकर कहा, ऐसा क्यों करते हो? मैंने किसी दिन बात बात में कुछ कह दिया तो तुमने वही सच मान लिया। तुम जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाते हो। कमला ने अचानक उत्सुकता से पूछा, तब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम की ओर, रमेश ने कहा। पश्चिम का नाम सुन कमला की आंखें चमक उठी। जो लोग सदा ही घरों में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए पश्चिम की ओर जाना बड़े सौभाग्य की बात है। आखिर क्या नहीं है पश्चिम में? एक नई ही दुनिया के दर्शन होते हैं। कमला ने प्रसन्न होकर कहा, पश्चिम में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रमेश ने कहा, कुछ ठीक नहीं। मुंगेर, दानापुर, बक्सर, गाजीपुर, काशी, जहाँ मुनासिब होगा। इतने सारे नए शहरों का नाम सुन कमला की कल्पना और भी उत्तेजित हो उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। रमेश ने कहा, मज़ा तो बाद में आएगा, पहले ये सोचो कि इतने दिन खाना पीना कैसे चलेगा। तुम खल्लासियों के हाथ का बना खाना खा सकोगी? कमला ने घृणा से मुंह बिगड़ाकर कहा, हे राम, मुझसे यह न होगा। तब क्या उपाय है? मैं खुद बना लूँगी। तुम बना लोगी? कमला ने हंसकर कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं बनाना जानती? मैं क्या जरा से बच्ची हूँ कि खाना बनाना भी नहीं जानती होंगी? मामा के यहाँ तो मैं ही रसोई बनाया करती थी। रमेश ने तुरंत पछतावा प्रकट करते हुए कहा, ठीक है, तब तो तुमसे इसके बारे में पूछकर मैंने गलती की। तो अब रसोई की तैयारी की जाए, क्या ख्याल है? कमला ने स्वीकृति दे दी तो रमेश चला गया और कहीं से लोहे के एक चूल्हे और ईंधन का जुगाड़ कर लाया। इतना ही कि काशी पहुंचा देने के खर्च और खाने का प्रबंध दे। उमेश नाम के एक कायस्थ के लड़के को पानी भरने और बर्तन मलने के लिए ठीक कर लाया। रमेश ने पूछा, कमला, आज क्या बनाओगी? कमला ने कहा, तुमने जैसी तैयारी की है, सिर्फ चावल और दाल है, आज खिचड़ी बनाती हूँ। रमेश खल्लासों से कमला के बताए हिसाब से मसाला ले आया। रमेश की अनजानियत पर कमला हंस उठी। उसने कहा, सिर्फ मसाला लेकर क्या करूँगी? सिलबट्टा न होने से यह पिसा काहे पर जाएगा? तुम भी खूब हो। बालिका की इस आज्ञा को मानकर रमेश सिलबट्टे की खोज में चला गया। सिलबट्टा न मिलने से खलासिए के पास से इमामदस्ता उठा लाया। इमामदस्ते में मसाला कूटने का अभ्यास कमला को नहीं था। लाचार वह उसी को लेकर बैठी। रमेश ने कहा, न हो तो मैं किसी से मसाला पिसवा लाऊं। कमला इस पर राज़ी नहीं हुई। उसने स्वयं उत्साह के साथ काम शुरू किया। इसका अभ्यास न होने से उसे तमाशा जान पड़ने लगा। मसाला छिटक छिटक कर चारों ओर फैल रहा था और वह हंस रही थी। उसकी हंसी देख रमेश भी हंसने लगा। इस तरह मसाला कूटने का काम समाप्त होने पर कमरे में आंचल खोस कमला ने एक अच्छी जगह देख रसोई चढ़ा दी। कलकत्ते से एक हंडी में संदेश लाया गया था। उसी हंडी से आज का काम चल गया। रसोई चढ़ाकर कमला ने रमेश से कहा, तुम जाओ, जल्दी स्नान कर आओ, मेरी रसोई में अधिक देर नहीं है।
रसोई बन गई। रमेश स्नान कर आया। अब प्रश्न यह है कि किस चीज़ में खाया जाए। रमेश ने कहा, खलासियों के पास से थाली लाई जा सकती है। कमला ने कहा, छी। रमेश ने उसे समझाया कि ऐसा काम वह इससे पहले कई बार कर चुका है। कमला ने कहा, पहले जो हो गया वो हो गया, अब ना होने पाएगा, मैं उसे देख ना सकूंगी। यह कहती हुई वह संदेश की हंडी के मुंह पर ढके पत्तल को धोकर साफ कर लाई। उसने कहा, आज के दिन तुम इसी पर खाओ, कल का कल देखा जाएगा। पानी से धोए पोछे रसोई के स्थान में रमेश पवित्र भाव से बैठकर भोजन करने लगा। 2-1 ग्रास खाते ही उसने कहा, वाह, खिचड़ी बढ़िया बनी है। कमला ने शर्माकर कहा, जाओ, तुम तो हंसी करते हो। रमेश ने कहा, हंसी नहीं, तुम अभी देखना। यह कहकर उसने पत्तल के अन्न को समाप्त कर फिर मांगा। कमला ने एक बारगी बहुत सा दे दिया। रमेश ने घबरा कर कहा, यह क्या करती हो? तुम्हारे लिए कुछ बचा है? बहुत है, इसके लिए तुम चिंता न करो। रमेश की तृप्ति के साथ भोजन करने पर कमला बहुत खुश हुई। रमेश ने पूछा, तुम कैसे खाओगी? कमला ने कहा, क्यों, इसी पत्तल में काम चलेगा। यह सुनकर रमेश घबरा उठा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमला ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों, इसमें हर्ज क्या है? आप रहने दीजिए, मैंने सब ठीक कर लिया है। उमेश, तू काहे में खाएगा? उमेश ने कहा, माँ जी, नीचे हलवाई पूरी बेच रहा है, मैं उससे पत्तल मांग लाता हूँ। तभी रमेश ने कहा, तुम यदि उसी पत्तल में खाना चाहती हो तो मुझे दो, मैं उसे धो दूंगा। कमला ने बहुत संक्षेप में कहा, पागल हुए हो? इसके बाद ही वह फिर बोल उठी, मैंने पान नहीं लगाया, तुम पान लाए ही नहीं। रमेश ने कहा, नीचे पान वाला पान बेच रहा है। इस तरह बहुत सहज ही में गृहस्थी हो गई। रमेश मन ही मन सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि दाम्पत्य के भाव को कैसे बचाया जाए। गृहिणी के पद पर अधिकार कर लेने के लिए कमला को बाहरी किसी प्रकार की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं दिखाई दी। उसने अपने मामा के घर रहने के समय रसोई बनाई है, बच्चे खिलाए हैं, घर का सब काम किया है। उसकी निपुणता, तत्परता और काम में उत्साह देख रमेश बहुत खुश हुआ, किंतु उसी के साथ वह और बातें भी सोचने लगा कि भविष्य में इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उसे कैसे पास में रखूं और दूर भी रखूं, दोनों के बीच में रेखा कैसे खींची जाए। हम दोनों के बीच यदि हेमलिनी होती तो सब काम बहुत ही सुंदरता से हो जाता, किंतु यदि उधर की आशा छोड़नी ही पड़े तो अकेली कमला को लेकर सब समस्याओं की मीमांसा कैसी होगी, इसे सोचना भी कठिन है। फिर रमेश ने सोचा कि असल बात कमला से कह देना ही उचित है, यह बात छिपाए न छिपेगी। अब भी दिन बहुत है। ऐसे समय स्टीमर रेत में फंस गया। उस दिन बहुत खींचाखींची करने पर भी स्टीमर तैर न सका। ऊंचे कंगारे के नीचे जलचर पंछियों के पैरों से अंकित एक तह बालू का निचला तट कुछ दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। यही गांव की स्त्रियां उस समय दिन के आखिरी समय में पानी ले जाने के लिए घड़े लेकर आ रही थी। उनमें कोई कोई चंचला घूंघट की ओट से स्टीमर की ओर देख देखकर अपना कौतूहल मिटा रही थी। ऊंची आवाज़ देने वाले स्टीमर को विपद में पड़े देख गांव के लड़के कगारे के ऊपर खड़े हो चिल्ला चिल्लाकर स्टीमर को चिढ़ाने और नाचने लगे। उस पार की जलशून्य रेती में सूर्य अस्त हुआ। रमेश स्टीमर की रेलिंग पकड़ संध्या की आभा में पश्चिमी दिशा की ओर चुपचाप देख रहा था। कमला घेराबंद रसोई की जगह से निकल कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। रमेश को शीघ्र पीछे की ओर मुंह फेरते न देख वह जरा मीठे स्वर में खांस दी, किंतु इसका भी कोई नतीजा न निकला। तब वह चाबियों का गुच्छा बजाने लगी। जब आवाज़ तेज हुई तब रमेश ने पीछे की ओर देखा। कमला को देख उसने उसके पास आकर कहा, यह बुलाने का कैसा तरीका है? कमला ने कहा, तब कैसे बुलाऊं? रमेश ने कहा, क्यों, माँ बाप ने मेरा नाम किस लिए रखा है? वह किसी व्यवहार में आने लायक नहीं है।
ज़रूरत पड़ने पर मुझे रमेश बाबू कहकर बुलाने में क्या हर्ज है। फिर वही एक तरफ की दिल लगी कमला के कपोलों और कानों पर संध्या की आभा के अलावा और एक लाली ने साथ दिया। उसने गर्दन टेढ़ी कर कहा, तुम न जाने क्या क्या कहते रहते हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं। सुनो, भोजन तैयार है, ज़रा जल्दी ही खा लो। आज दोपहर तुम अच्छी तरह खा नहीं सके। रमेश को भूख तो बहुत देर से लग रही थी, मगर उसने इसलिए कुछ नहीं कहा था कि कमला तैयारी करने में घबरा ना उठे। इस समय बिना मांगे भोजन मिलने के सुख से उसका मन प्रसन्न हो उठा। इसमें एक विचित्रता थी, केवल भूख मिटाने की संभावना का सुख नहीं, बल्कि उसके अनजान में एक ही चिंता जाग रही थी। एक प्रकार की चेष्टा फैली हुई थी। उसके लिए एक कल्याण का विधान आप ही अपना काम कर रहा था। इस गौरव का अनुभव उसके हृदय में हुए बिना नहीं रहा। यह उसके लिए प्राप्त नहीं। इतनी बड़ी चीज केवल भ्रम के ऊपर प्रतिष्ठित थी। इस चिंता के निष्ठुर आघात से भी वह बच न सका। वह सिर नीचा किए ठंडी सांस लेता हुआ कमरे में आया। कमला ने उसके चेहरे का भाव देख आश्चर्य से कहा, तुम्हारी शायद खाने की इच्छा नहीं है। भूख नहीं है तो क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती खाने को कह रही हूँ? रमेश ने चटपट प्रसन्नता का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हें जबरदस्ती करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरा पेट आप ही जोर मार रहा है। इस समय खूब चाबी खटखटाकर तुमने बुला लिया, नहीं तो अंत में परोसने के समय मानो दोपहरी मधुसूदन के ही दर्शन होते। यह कह रमेश ने कमरे में इधर उधर निगाह फेर फिर कहा, खाने की तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बहुत भूख होने पर भी यह असबाब मेरे पेट में हजम न हो सकेगा, क्योंकि बचपन से मुझे और ही कुछ खाने का अभ्यास है। यह कहते हुए रमेश ने सब असबाबों की ओर उंगलियां घुमाई। कमला खिसखिसाकर हंस पड़ी। हंसी का वेग रुकने पर उसने कहा, जान पड़ता है अब सब्र नहीं है। जब आकाश की ओर देख रहे थे तब शायद भूख प्यास नहीं थी, फिर जैसे ही मैंने बुलाया वैसे ही जान पड़ा मानो बड़ी भूख लगी हुई है। अच्छा, तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी लिए आती हूँ, रमेश ने कहा। लेकिन देर होने से यह बिछोना वगैरह कुछ भी तुम्हारे देखने में न आएगा, तब मुझे दोष न देना। रसिकता के इस तरह दोहराने जाने से कमला को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे फिर जोर से हंसी आई। सरल हंसी की लहरी से घर को सुधामय बना कमला तेजी के साथ खाना लेने चली गई। रमेश के सूखे काठ जैसी प्रफुल्लता की बनावटी दीप्ति क्षण भर में कालिमा में व्याप्त हुई। साल के पत्ते से ढकी एक चंगेरी लेकर शीघ्र ही कमला कमरे में आई। बिछौने के ऊपर चंगेरी रख उसने अपने आंचल से जमीन को झाड़ दिया। रमेश ने चौंक कर कहा, यह क्या करती हो? कमला ने कहा, मैं तो अभी कपड़े बदलूंगी, कहकर उसने पत्तल पर पूरी और तरकारी बहुत ही निपुणता के साथ परोस दी। रमेश ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, यह पूरियों का इंतजाम कैसे कर लिया? कमला ने सहज ही रहस्य न खोल बहुत गंभीर मुंह बनाकर पूछा, भला कैसे किया, बताओ तो सही। रमेश ने बहुत सोचते समझने का ढोंग रचकर कहा, ज़रूर तुमने खलासियों के जलपान में अपना हिस्सा बाँट भी लगाया होगा। यह सुनते ही कमला बिदक गई और बोली, कभी नहीं, राम राम। रमेश ने खाते खाते पूरियों के आदि कारण के संबंध में कितने ही प्रकार की असंभव कल्पनाएं कर कमला को चिढ़ा दिया। जब उसने कहा कि अलीफ लैला के चिराग वाले अलादीन ने बलूचिस्तान से गर्मा गर्म पूरियाँ निकालकर अपने दैत्य के साथ सौगात भेजी होगी, तब कमला किसी तरह भी धीरज न रख सकी। उसने मुंह फेर कर कहा, तो फिर जाओ, मैं बोलूँगी ही नहीं। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, अच्छा मैं हारा। यह बीच नदी में पूरियाँ, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर भी खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। यह कहकर रमेश बात के निर्णय का आसरा न देख पेट भरने की श्रेष्ठता को साबित करता हुआ खाने लगा। स्टीमर के रेती में फंस जाने पर सूने भंडार को भरने की इच्छा से
कमला ने उमेश को गांव में भेजा। स्कूल में रहते समय खाने खर्चे के लिए रमेश कमला को जो रुपए देता था उसमें से कुछ बच जाते थे। उन्हीं को देकर उसने थोड़ा सा घी मैदा मंगा लिया था। कमला ने उमेश से पूछा, बता तू क्या खाएगा? उमेश ने कहा, माँ जी अगर तुम राजी हो तो गांव में अहीर के घर बहुत ही सरल दही देख आया हूँ। केला तो घर में है ही, 2-1 पैसे का दाना चबेना लेने से ही इस समय का फलाहार हो जाएगा। लोभी बालक के फलाहार के उत्साह से कमला भी उत्साहित हो उठी। उसने पूछा, कुछ पैसे बचे हैं उमेश? उमेश ने कहा, नहीं माँ जी। कमला मुश्किल में पड़ गई। रमेश से कैसे मुंह खोलकर रुपए मांगे, इसी चिंता में पड़ गई। कुछ ठहर कर उसने कहा, अगर आज तेरे भाग्य में फलाहार न बदा हो तो पूरियाँ हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं। चल मैदा गूंद दे। उमेश ने कहा, क्या कहूँ माँ, जो दही देख आया हूँ। आह। कमला ने कहा, देख रमेश बाबू जब खाने बैठे तब तू आकर बाजार के लिए पैसे मांगना। रमेश का भोजन कुछ समाप्त हो चलने पर उमेश उनके सामने खड़ा हो संकोच से सिर खुजलाने लगा। रमेश ने उसके मुंह की ओर देखा। उसने आधी जुबान कहा, माँ बाजार के लिए पैसा? तब रमेश को एकाएक याद आया कि भोजन की तैयारी के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अलादीन के चिराग के आश्रय काम नहीं चलता। उसने व्यस्त हो कहा, कमला तुम्हारे पास तो रुपए है नहीं, मुझे तुमने याद क्यों न दिलाया? कमला ने चुपचाप अपना कसूर मान लिया। भोजन के बाद रमेश ने कमला को एक छोटा मनी बैग देकर कहा, खर्च के अनुसार इसमें पूरा धन है। इस तरह गृहस्थी का सारा भार आप ही आप कमला के हाथ आने लगा। रमेश फिर एक बार स्टीमर की रेलिंग पकड़ पश्चिम ओर देखने लगा। पश्चिम आकाश की ओर देखते देखते उसकी आंखों के सामने अंधकार फैल गया। उमेश ने आज पेट भर चिवड़ा दही केला फलाहार किया। कमला ने सामने खड़ी हो उसके जीवन वृतांत को स्थिरता के साथ सुना। विमाता के अत्याचारों से दुखी हो उमेश काशी में अपनी नानी के यहाँ भागा जा रहा था। उसने कहा, माँ जी अगर तुम अपने ही पास रखो तो मैं कहीं न जाऊँगा। माता विहीन बालक के मुँह से ममता का शब्द सुन कमला के कोमल हृदय में किसी एक गंभीर हिस्से से जननी का स्वर बज उठा। कमला ने मीठे स्वर में कहा, अच्छी बात है उमेश, तू हम लोगों के साथ ही रह। रमेश स्टीमर की छत पर एक कुर्सी पर बैठा था। आसमान में चांद निकल आया था, जिसकी चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। चांद की चांदनी के इंद्रजाल से कठोर संसार मानो विचलित हो पड़ा। रमेश आप ही आप धीरे धीरे बड़बड़ा उठा, हेम हेम। रमेश का सारा शरीर रोमांचित और दोनों आंखों आंसू से तर हो गई। उसने गत 2 वर्ष के जीवन के सब इतिहास को अपने मन के सामने फैला दिया। हेमलिनी के प्रथम परिचय का दिन उसे याद आया। उस दिन को रमेश अपने जीवन के विशेष दिन के रूप में पहचान नहीं सका। योगेंद्र जब उसे अपने घर चाय के लिए ले गया था तब उस समय वहाँ हेमलिनी को बैठी देख लज्जालु रमेश ने अपने को बहुत असमंजस्य में पाया था। धीरे धीरे लज्जा दूर हुई। हेमलिनी के साथ वह खुल गया। क्रम में उस अभ्यास के बंधन ने रमेश को बंदी बना लिया। काव्य साहित्य में रमेश ने प्रेम के विषय में जो कुछ पढ़ा था उस सब को वह हेमलिनी से मिलाने लगा कि मैं प्रेम करता हूँ। यह समझकर उसने मन ही मन अहंकार का अनुभव किया। उसके सहपाठी लोग परीक्षा में पास होने के लिए प्रेम की कविता के अर्थ को वाणी से रटकर ही मर रहे थे, किंतु रमेश सचमुच प्रेम करता है, इसलिए अन्य छात्रों को वह अपना कृपा पात्र समझ रहा था। रमेश ने आज विचार कर देखा कि उस दिन भी वह प्रेम के दरवाजे के बाहर ही था, किंतु जब एकाएक कमला ने आकर उसके जीवन की समस्या को जटिल बना डाला, तब अनेक प्रकार के विरुद्ध घात प्रतिघात से देखते देखते हेमलिनी के प्रति उसका प्रेम आकार धारण कर जीवन ग्रहण करता हुआ जागृत हो उठा।
रमेश अपनी दोनों हथेलियों के बीच सिर झुकाकर विचार में डूब गया कि सामने ही तो सारा जीवन पड़ा हुआ है, उसका भूखा उपवासी जीवन दुच्छेद संकट के जाल में जकड़ा हुआ। क्या इस जाल को वह जबरदस्ती दोनों हाथों से तोड़कर फेंक न सकेगा? यह सोचकर उसने दृढ़ संकल्प के आवेग में एकाएक आंखें खोलकर देखा। समीप ही बेत की दूसरी कुर्सी की पीठ पकड़कर कमला खड़ी है।